हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये खास करके एमपी का जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम टीकाकरण वाला जो टॉपिक दिया हुआ है इनके सिलेबस में पार्ट 1 में टॉपिक पूरा जो है हम कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीकाकरण का क्या महत्व है, टीकाकरण न होने की स्थिति में क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, और टीकाकरण कब किया जाता है, पर्टिकुलर क्या एज क्राइटेरिया होता है, प्रेग्नेंट वीमेंस जो होती हैं उनको किस ड्यूरेशन में कौन सा टीका लगता है, और बच्चों में जो टीके लगते हैं वो किस एरिया पर, किस बॉडी पार्ट पर लगते हैं, क्या जरिया होता है उसको लगाने का, है ना, और क्या मात्रा होती है डोज़ की। तो हर एक चीज़, और कौन सा टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, तो हर एक चीज़ आपकी इस वीडियो में कवर होने वाली है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ मैंने यहाँ पे जो मटेरियल है, मेरे जो नोट्स बनाए थे अपने, उसके थ्रू यहाँ पर करवाने की कोशिश की है, और कुछ जो है बुक से भी कवर करने की कोशिश की है। आइए दोस्तों, अगर आपको टीकाकरण वाले टॉपिक का पूरा लाभ चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को देख लेने से आपका ये जो टीकाकरण वाला टॉपिक है पूरी तरह से कवर हो जाने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है अपना, टीकाकरण। सबसे पहले देख लेते हैं टीकाकरण होता क्या है। तो टीकाकरण जो होता है वो एक प्रकार से हम देखें तो किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे क्या कहते हैं, हम टीका कहते हैं। तथा ये जो लगाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, टीकाकरण बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए भी टीकाकरण जो है सर्वाधिक प्रभावी व सबसे सस्ती विधि माना जाता है। जैसे आप सभी लोग अभी जानते हैं कि जो कोरोना काल आया था तो उस दौरान भी क्या किया था, सबका वैक्सीनेशन किया था, सबका टीकाकरण किया गया था। तो यही एकमात्र रास्ता रहा जिससे इस खतरनाक और भयानक बीमारी से जो है सब लोगों को राहत मिल पाई और बाहर निकल पाए। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है टीकाकरण। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, टीके एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं टीके, एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं, जो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं टीके के रूप में दी जाने वाली दवा या तो रोगकारक जीवाणु या वायरस की जीवित किंतु क्षीण मात्रा यानी कि बहुत कम मात्रा होती है, या फिर इनको मारकर या अप्रभावी करके, या फिर कोई शुद्ध किया गया पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि हो सकता है। तो टीके के अंदर क्या क्या हो सकता है, टीका एक प्रकार का क्या होता है, एंटीजेनिक प्रोडक्ट होता है। तो इसके अंदर जो होता है वो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जिस बीमारी का जो है टीका लगाया जा रहा है या तो उसी का रोगकारक जीवाणु या वायरस होगा जो जीवित अवस्था में होगा, या फिर बहुत कमज़ोर वाली इसकी स्टेज होती है ना उसमें होगा, या फिर उसको मारकर या अप्रभावी बनाकर क्या किया जाता है, कुछ उसको ऐड कर दिया जाता है इसके अंतर्गत, और या फिर किसी प्रोटीन के फॉर्म में इसको जो है आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी को एक टाइम पीरियड मिल जाता है, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी, आपने नाम भी सुना होगा एंटीबॉडी, है ना। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो क्रिएट करने के लिए आपके शरीर को टाइम मिल जाता है, जो क्या करती है उस एंटीजन के अगेंस्ट, यानी कि अगर फ्यूचर में उस प्रकार का कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, एंटीजन किसको बोलेंगे यहाँ पर, जो भी रोग कारक जीवाणु वायरस या जो भी है, तो अगर वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो अगर आपकी बॉडी में एंटर होता है, तो अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई है, संबंधित जो भी वायरस या बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, बीमार कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी हुई होगी पहले से ही। तो एंटीबॉडीज़ जो है क्या करती है, उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करके उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। एंटीजन को एंटीबॉडीज़ क्या कर देती है, किल कर देती है। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी बॉडी क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। तो इस प्रकार से टीकाकरण आवश्यक होता है आपकी बॉडी के लिए, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद टीकाकरण का महत्व क्या होता है, महत्व देख लेते हैं। टीकाकरण का महत्व तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, जैसे अभी ऊपर मैंने समझाया ही आपको। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है इसके थ्रू। उसके बाद प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो जो रोगाणु होते हैं उनके खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। और थर्ड हो जाएगा बीमारियों व संक्रमण से बचाव। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता
का विकास होता है। उसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या होगा, प्राकृतिक रूप से स्ट्रांग बन जाएगा। किसके अगेंस्ट? ये जो रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, इनके प्रति। फिर थर्ड नंबर पर आप देखेंगे बीमारियों व संक्रमण से बचाव हो जाता है। ठीक है, तो बीमारियों संक्रमण से क्या हो जाएगा, से बचाव, है ना, से बचाव हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर क्या हो सकता है? फोर्थ नंबर पर हो सकता है कि किसी भी बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना उसके इलाज करवाने के मुकाबले क्या होता है, कम खर्चीला होता है। जनरली अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसका ट्रीटमेंट जो है एक लंबा खर्चा आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से उसका वैक्सीनेशन करवा लिया है ना, तो क्या होगा, वैक्सीनेशन जो है ये कम खर्चीला होता है एज़ कम्पेयर टू जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा उसके मुकाबले। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वैक्सीनेशन, ताकि आपका खर्चा बच सके। फिफ्थ नंबर पर देखें, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा, खर्च कम हो जाएगा ना, खर्च कम हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर देखेंगे, टीकाकरण किसी बीमारी, बच्चे या व्यक्ति को दवा के माध्यम से ठीक करने की एक अलग ही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो दवा के माध्यम से भी, या फिर जो बच्चे होते हैं उनको भी आप ठीक कर सकते हैं, व्यक्तियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन शामिल हो जाएंगे, बीमार बच्चे या व्यक्ति, इनको क्या किया जा सकता है, दवा के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। दवा में यहाँ पे किसका बोल रहा है, ये वैक्सीनेशन वाली दवा। तो ये इसका महत्व हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो वैक्सीनेशन के लिए क्या कर रही है। तो बहुत सारे जो है टीकाकरण कार्यक्रम जो है हमारे शासन द्वारा किया जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, शासन द्वारा संचालित विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम। तो इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर पर आप देख लें, मिशन इंद्रधनुष। सभी ने नाम सुन रखा होगा इसका, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष जो है, इसकी शुरुआत कब की गई, तो 25 सितंबर 2014, ये डेट आप याद रखेंगे। अब इसका जो है किस लिए इसको शुरू किया गया, तो इसको जो है आंशिक टीकाकरण या इससे पूरी तरह से वंचित बच्चों को लाभ पहुंचाने के मकसद से जो है आपका मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो 2020 तक इसका उद्देश्य क्या है, 2020 तक उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको कोई टीका नहीं लगा, है ना। तो इन बच्चों को ही ये क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो लगभग 6 साल का इन्होंने ड्यूरेशन दिया था। तो 2020 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था कि ऐसे बच्चों को हमको ढूंढ कर वैक्सीनेशन करना है जिनको जो है अभी तक एक भी या किसी भी प्रकार का कोई टीका नहीं लगा है। तो ये मिशन इंद्रधनुष आ जाएगा यहाँ पर। और इसके लक्ष्य क्या क्या है, तो लक्ष्य में देखेंगे, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा तथा डेवलपमेंट पार्टनर्स के सहयोग से टीकाकरण कार्यक्रम में मौजूद खामियों की पहचान करना और उन्हें दूर करना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा इसका है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य 2 वर्ष तक के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण करना। ठीक है, किसका, शिशुओं प्लस गर्भवती महिलाओं का क्या करना, संपूर्ण टीकाकरण। तो ये इसका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। क्या हो जाएगा ये मुख्य लक्ष्य। कितने टाइम ड्यूरेशन दिया इसके लिए, 2 वर्ष। और थर्ड क्या है इसका लक्ष्य, डिप्थीरिया, आपका डिप्थीरिया, बलगम टिटनेस और पोलियो, तपेदिक यानी कि टीबी, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने हेतु टीके लगवाने का प्रावधान किया गया है। मतलब ये 4 से 5 बीमारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनसे संबंधित जो है टीके लगवाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले थे, तो वो भी हम लोग देख लेंगे आगे। उसके बाद अगला जो गवर्नमेंट का जो मिशन है वो सेकंड नंबर पर आप देखेंगे। यहाँ पर सेकंड क्या है, यहाँ पर सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम, ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो ये जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम है, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, तो इसका हुआ करता था टीकाकरण कार्यक्रम। क्या हुआ करता था पहले, इसका नाम टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको क्या किया है, चेंज कर दिया गया है कब, वर्तमान में, और इसका नाम क्या रख दिया गया है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम। और ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था ना, केंद्र सरकार। और सन 1992 में यह बाल उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। यानी कि जो ये कार्यक्रम है सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम, इसको शुरू कब किया गया था, इसको शुरू किया गया था 1985 में, और इसका नाम परिवर्तन करके वर्तमान में क्या कर दिया, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम। और इसी के अंतर्गत 1992 में क्या किया गया था, बाल उत्तरजीविता और बाल उत्तरजीविता प्लस आपका सुरक्षित मातृत्व जो कार्यक्रम है, इसको इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है,
तो एक अलग से कार्यक्रम है बाल उत्तरजीविता प्लस सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत इसको सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम को कब सम्मिलित किया गया? तो 1992 में। उसके बाद इस कार्यक्रम में क्या हुआ? 9 रोगों के विरुद्ध क्या हुआ? यहाँ पर टीकाकरण किया जाता है, जिसमें आपके 9 रोगों में क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें आपका टीबी आ जाएगा, डिप्थीरिया आ जाएगा और काली खांसी आ जाएगी, पोलियो, डायरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, चेचक, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और निमोनिया। तो ये जो है इन बीमारियों को यहाँ पर, ये काली खांसी है ना, तो टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, डायरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, चेचक, टिटनस और हेपेटाइटिस बी और निमोनिया। तो इन रोगों को इस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया था? शामिल किया गया था और इसके ऊपर कार्य किया गया था। क्या नाम रख दिया, किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया था? सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम को 1992 में बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया था। उसके बाद आगे हम बात करेंगे पल्स पोलियो अभियान की। पल्स पोलियो अभियान है ना, ये थर्ड हो जाएगा हमारा, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान जो है भारत में सन 1995 में इसको शुरू किया गया। कब शुरुआत हुई इसकी? तो 1995 में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तथा उपराष्ट्रीय टीकाकरण अभियानों के अंतर्गत उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में किनको 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। बच्चे कौन से? जिनकी एज क्या है? 0 से 5 साल। तो पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत इन बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। अब लक्ष्य क्या है यहाँ पर? तो इनका लक्ष्य जो है, लक्ष्य है इनका ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत 100% कवरेज करना। OPV बोलते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल यानी कि मुंह के थ्रू दी जाती है इसको, इसीलिए ओरल बोलते हैं। ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, तो वही चीज़ है ये। इसका उद्देश्य सामाजिक सहभागिता, पोलियो वायरस से लगभग मुक्त क्षेत्रों में प्लान मॉपअप ऑपरेशन द्वारा बच्चों का टीकाकरण करना तथा जनता में उच्च स्तर पर मनोबल को बनाए रखना है। 24 फरवरी 2012 को आपका जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने क्या किया? भारत को पोलियो मुक्त कर दिया ना, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। लेकिन शायद इसके 1 वर्ष बाद ही कहीं ऐसा और केस देखने को मिला था। तो 2013 या फिर 14 में फाइनली इसको जो है पोलियो मुक्त किया गया था भारत को। उसके बाद आगे है, थोड़ा सा आप इसको चेक जरूर कर लेना। 4th नंबर पर है सघन मिशन इंद्रधनुष। सघन मिशन इंद्रधनुष। अब इसको क्यों शुरू किया गया? तो जो टीकाकरण का जो प्रोसेस था उसको और तेज करने के लिए जो है सरकार द्वारा ये टीकाकरण ये मिशन जो है आरंभ किया गया। कब किया गया? तो 8 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ किया गया। इसके लक्ष्य क्या है? तो इसके लक्ष्य, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को और उन सभी गर्भवती महिलाओं को लक्षित किया जाए जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम UIEP के तहत छूट गए हों। यानी कि 2 साल तक के सभी बच्चे हैं ना, प्लस गर्भवती, तो इनको टारगेट किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो है इनको टीकाकरण किया गया अगर ये छूटे हुए हैं तो। सेकेंड, सघन मिशन इंद्रधनुष चयनित जिलों यानी कि उच्च प्राथमिक वाले जिलों और शहरी क्षेत्रों में कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों को लक्षित करेगा। प्रवासी आबादी के साथ उपकेंद्र शहरी झुग्गियों में भी अनारक्षित या फिर कम लक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इन एरिया पे विशेष ध्यान देने का इसका लक्ष्य है। उसके बाद 5th नंबर पर हम देख लेते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष। ये 2nd नंबर पर लॉन्च किया गया था, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। इसको किस लिए? तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि देश में एक भी बच्चा टीकाकरण से नहीं छूटे। सरकार ने इसको अक्टूबर 2019 में जो है लॉन्च किया था, जिसमें कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों में टीकाकरण के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या लक्ष्य रहा है कि जो जहाँ पर कम टीकाकरण हुआ है तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर सुधार किए जाने पर विशेष फोकस किया गया है। लक्ष्य क्या है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा डीप में। IMI 2.0 के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य 2 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना। अभी इस योजना में देश के 271 जिले और यूपी व बिहार के 652 ब्लॉक को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। तो पूरे देश की अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो 271 जिले आपको देखने को मिलेंगे और यूपी बिहार तो इन दोनों के जो है 652 ब्लॉक इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। अब इसमें जो है टीकाकरण जो है वो 4 स्टेप्स में होगा और इसमें भी प्रत्येक राउंड जो होगा, प्रत्येक राउंड में क्या होगा, हर महीने 7 दिन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये
रहेगा। उसके बाद IMI कार्यक्रम 12 मंत्रालयों और विभागों द्वारा समर्थित है और राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव द्वारा इसकी निगरानी भी की जा रही है। मौजूदा अंतराल वर्तमान राष्ट्रीय पूर्ण टीकाकरण कवरेज दर क्या है? 87% है। 87% है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 260 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं और उनमें अनुमानित 31 लाख बच्चों को विभिन्न कारणों से उनके जीवन के पहले वर्ष में टीकाकरण पूरा नहीं हो पाता। यानी कि 87% जो आप देखेंगे वो पूरा कवरेज दिया गया है टीकाकरण का। और अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष 260 लाख बच्चे पैदा होते हैं और उसमें से 31 लाख बच्चे जो है उनके जन्म के पहले वर्ष में ही क्या हो जाते हैं? टीकाकरण से वंचित हो जाते हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये टेबल बनाई हुई है, तो इसके अंदर बताया हुआ है कि शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कौन कौन से हैं और जो मात्रा, मार्ग और स्थान, ये सब इसके पहले हमने देख लिए कौन कौन से चल रहे हैं। लेकिन जो वैक्सीनेशन लगना है, कब देते हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल में मिलने वाली है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन से वैक्सीन है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ वैक्सीन, जो वैक्सीन है और इसका कलर चेंज, ये वैक्सीन है, कब देना है वो यहाँ लिखा हुआ है, कितनी मात्रा देना है, डोज जो होता है। उसके बाद उसका मार्ग क्या होगा, तो ये यहाँ दिया हुआ है, और स्थान। तो ये जो है TT1 का जो है टीका कब दिया जाता है, तो गर्भावस्था के आरंभ में दिया जाता है। इसकी मात्रा क्या होती है? 0.5 ml होती है। और मार्ग क्या होता है, तो इंट्रामस्कुलर होता है। और कहाँ? ऊपरी हाथ में जो है इसको लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला टीका TT2 होता है, जिसमें TT1 के 4 सप्ताह बाद इसको लगाया जाता है। यानी कि जिस भी डेट को आपने TT1 लगवाया था उसके 4 हफ्ते के बाद, यानी कि पूरे 28 दिन के बाद आपको TT2 वाला जो डोज है वो ले लेना चाहिए। और इसकी क्या मात्रा रहती है, तो सेम 0.5 ml होती है। और ये आपके आसपास जो आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर आप जाकर के ये लगवा सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप लगवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मार्ग, इसका भी इंट्रामस्कुलर होता है। और स्थान क्या होता है? ऊपरी हाथ ही होता है यहाँ पर भी। फिर थर्ड TT बूस्टर होता है, यदि पिछले 3 वर्षों के भीतर गर्भावस्था में 2 TT खुराक प्राप्त हुई हो। यानी कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी, ऐसी फीमेल्स जो 3 वर्षों के भीतर ही 2 बार अगर प्रेग्नेंट हो गई हो और देखा जाए तो ये दोनों डोज है जो उनको प्राप्त हो चुकी हो, तो उनको क्या करना पड़ता है? TT बूस्टर ही लगवाना पड़ता है। यानी कि एक ही टीका लगवाना पड़ता है, जो कि 0.5 ml का होता है। इसका भी वही मार्ग होता है, इंट्रामस्कुलर, और ऊपरी हाथ में ही ये लगाया जाता है। यानी कि पहली प्रेगनेंसी और दूसरी वाली प्रेगनेंसी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस का नहीं होना। तो ये माता के लिए तो ख़तरनाक होता ही है, साथ में शिशु के लिए भी होता है। लेकिन कई सारी फीमेल्स के साथ ये वाली कंडीशन बनती है और उनको TT बूस्टर डोज देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे शिशुओं के लिए। ये तो हमने फीमेल्स के लिए, जो आपके गर्भवती माताएं होती हैं उनके लिए है। और उसके बाद हम शिशुओं के लिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से वैक्सीन हैं। तो BCG का है, तो BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है। और किस लिए लगाया जाता है? तो TB से बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। किस लिए? TB के रोग जो होता है उससे बचाव के लिए इसको जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है ना। कब देते हैं? तो जन्म के समय या यथाशीघ्र, जितना ज़्यादा हो सके। अगर जन्म के समय कोई बच्चा इससे वंचित रह गया तो यथाशीघ्र 1 वर्ष के अंतर्गत, मतलब वो 1 वर्ष का हो उसके पहले फटाफट जो है ये वाला BCG का टीका उसको लगवा लेना चाहिए, नहीं तो वो फ्यूचर में आपको TB रोग से ग्रसित देखने को मिल सकता है। उसके बाद खुराक क्या होनी चाहिए इसकी? तो BCG का जो वैक्सीन होता है इसकी खुराक 0.1 ml होती है अगर जन्म के तुरंत बाद लगा रहे हैं। और अगर 1 महीने पहले तक तो 0.5 ml यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद मार्ग क्या होता है? तो इंट्राडर्मल होता है। और स्थान लेफ्ट अपर आर्म होता है, यानी कि जो आपका शोल्डर से थोड़ा सा देखा जाए हम जनरली उस एरिया पे लगाया जाता है। अपर आर्म बोल रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड के। फिर आगे हम देखेंगे कौन सा है सेकंड नंबर पर, हेपेटाइटिस B का। तो ये भी कब लगाया जाता है? जन्म के समय ही लगाया जाता है। जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर ही ये वैक्सीन जो है दे देना चाहिए। कितनी मात्रा होती है? 0.5 ml होती है। मार्ग क्या होता है? इंट्रामस्कुलर होता है, थाई के साइड में इसको लगाया जाता है। फिर अगला जो है वो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन 0। जन्म के समय या यथाशीघ्र 15 घंटे के अंदर इसको दे देना चाहिए। 2 ड्रॉप्स देते हैं इसके अंदर।
और ये भी क्या होती है, ये ओरल होती है ना, मुंह के थ्रू बच्चे को दी जाती है। कितनी ड्रॉप्स, 2 बूंद दी जाती है ना, पोलियो के लिए होता है, ये ओरल होता है। और OPV 1 to 3 कब दिया जाता है, तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर, या 5 वर्ष की आयु होने तक, यानी कि 0 से 5 वर्ष। ऊपर बताया था मैंने आपको, 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको आप पोलियो वैक्सीन देते हैं। 2 ड्रॉप्स देते हैं हर बार, और ओरल ही होता है ये, इसलिए इसको OPV बोला जाता है। अगला वैक्सीन जो है वो है पेंटावेलेंट 1 to 3। और तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस और इन्फ्लुएंजा, तो ये सारी जो है इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी ये बीमारियां। तो ये इन सभी के लिए काम करेगा, कौन सा, पेंटावेलेंट। तो 6, 10 और 14 वीक्स पर 1 वर्ष की आयु तक जो है ये दिया जाता है। क्या मात्रा होती है, 0 से 5 ml होती है। इंट्रामस्कुलर होता है और एंटीरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई पर इसको लगाया जाता है। उसके बाद रोटा वायरस, तो ये जो मैं मात्राएं बता रही हूँ आपको, वैक्सीन का नाम बता रही हूँ, किस बीमारी के लिए लगाया जाता है ये बता रही हूँ, एज बता रही हूँ। तो इस टेबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस टेबल को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं ना। तो रोटा वायरस जो है ये किस टाइम पर लगाया जाता है, तो 6, 10 या 14 हफ्ते पर जो है ये लगाया जाता है 1 वर्ष की आयु तक। 5 ड्रॉप्स दी जाती है इसके लिए, और ओरल होता है ये। नेक्स्ट IPV जो है आपका 6 सप्ताह 14 सप्ताह की उम्र में 2 आंशिक खुराक इसकी दी जानी चाहिए, और 0 से 0.1 ml इसकी जो है खुराक होती है। इंटरडर्मल 2 फ्रैक्शनल डोज होता है ये, और इंटरडर्मल राइट अपर आर्म पर ये लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना है ना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर MR या मीजल्स फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, तो 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं बच्चे के तब, फिर 12 मंथ और फिर 5 साल की जो उम्र है वो हो जाती है तब तक। तो ये आपके देखेंगे आप, फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 0.5 ml दिया जाता है, स्किन के नीचे इसको दिया जाता है, राइट अपर आर्म में ये लगाया जाता है। फिर JE फर्स्ट यानी कि जापानीज एनसेफेलाइटिस, इसको 9 से 12 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है, सॉरी वर्ष नहीं, मंथ की उम्र में लगाया जाता है। 0.5 ml इसका डोज होता है, स्किन के नीचे लगाया जाता है, और लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। फिर विटामिन A का फर्स्ट डोज दिया जाता है, खसरा रूबेला से पीड़ित 9 महीने पूरे होने पर शिशु को ये दिया जाता है। फिर 1 ml इसका डोज होता है, और किस माध्यम से दिया जाता है, ओरल माध्यम से दिया जाता है। ये DPT का है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, DPT। तो 16 से 24 मंथ के बीच में ये दिया जाता है। 0.5 ml होती है, मसल्स में इसको लगाया जाता है, जांग पर। मीजल्स का सेकंड डोज होता है, वो लगाया जाता है 16 से 24 मंथ के बीच में, और 0.5 ml इसका डोज होता है, स्किन के नीचे इसको लगाया जाता है, राइट अपर आर्म पर। फिर OPV बूस्टर डोज होता है, ये 16 से 24 मंथ की आयु में जो है लगाया जाता है, 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ओरल होता है। फिर जापानीज एनसेफेलाइटिस सेकेंड, ये 16 से 24 मंथ के बीच में 0.5 ml डोज होता है, स्किन के नीचे और लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। फिर विटामिन A का सेकेंड डोज होता है, ये 2nd to 9th डोज है ना, जो कि 16 से 18 मंथ की आयु तक 5 साल तक हर 6 महीने में दिया जाता है, ये ना। 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करते करते 9th डोज जो होता है विटामिन A का, वो ऐसे दिया जाता है। तो हर 6 महीने के गैप में विटामिन A का जो है 2 ml डोज दिया जाता है, और ये ओरल होता है। DPT बूस्टर 2, तो ये 5 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। 0.5 ml इसकी मात्रा होती है, इंट्रामस्कुलर होता है, और अपर आर्म में ये लगाया जाता है। फिर TT का है, तो 10 साल और 16 साल की उम्र में लगाया जाता है। 0.5 ml इसका डोज होता है, इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है अपर आर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा वैक्सीनेशन वाला जो टॉपिक पूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको किस टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक का वीडियो लेकर आएँ आपके लिए। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।